सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम साहित्य क्लासेस में पढ़ेंगे हिंदी अनिवार्य, जो आपके आरोह भाग 2 है, इसका 7वां पाठ। और उस 7वें पाठ का नाम है बादल राग, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा हुआ है। इस पाठ को समझेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे, यानी बादल राग जो कविता है उसका सारांश देखेंगे, केंद्रीय भाव देखेंगे। देखिए, आपकी जो परीक्षा होती है उस परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जब पाठ को हम पूरा पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि कौन कौन से प्रश्न है वो आने वाले हैं, कौन सी लाइन में से आपके प्रश्न आएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, क्योंकि पूरी कविता जब हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा पाठ किस प्रकार का आएगा। तो आइए अपन चलते हैं, देखते हैं, उस कविता को देखते हैं। आपकी सुविधा के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उन ग्रुप्स के बारे में भी आपको बताया गया है, और आपको वो नंबर भी दिए गए हैं वहां पे, जहां पे आप कर सकते हैं, यानी आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। बॉयज अलग हो सकते हैं और गर्ल्स है वो अलग ऐड हो सकती है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक सिस्टम तैयार किया गया है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको करवाया जाता है। आप ऐड होइए, इससे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपके पास मेरा प्रत्येक वीडियो पहुंचे, और उससे वीडियो को आप पूरा देख करके, और जो प्रश्नोत्तर मैं करता हूं, यानी जो प्रश्न आपको बताता हूं वो प्रश्न आप भी लिख करके भेजें, यानी उन प्रश्नों के उत्तर आप भेजें। तब जाकर के ऐसा लगता है कि हाँ, विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आप अच्छा देख रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी तो भेजते भी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी भेजते हैं। अब 7वां पाठ होते ही आपके लिए एक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपके 1 से 5 तक के जितने पाठ आपने पढ़े हैं उन पाठों में से प्रश्नोत्तर होंगे, और वे प्रश्न आपको उनके जवाब आपको लिख करके भेजना है। और जो विद्यार्थी सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा उस विद्यार्थी का नाम इस वीडियो में अनाउंस किया जाएगा, ताकि पूरे राजस्थान के विद्यार्थी है वो उससे प्रेरित हो कि हाँ, इस प्रकार पढ़ाई करनी होती है। तो देखते हैं आप में से कौन विद्यार्थी है वो 1 से 5 तक के जब जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में कौन विद्यार्थी किसका नाम अनाउंस होता है। हो सकता है बराबर नंबर आ जाए तो 2 विद्यार्थी भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और मैं तो देखता हूं कि सारे विद्यार्थी ही इसी प्रकार पढ़ाई करें, और पढ़ाई करके और मेरे साथ बने रहें। पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य, राजनीति विज्ञान और इंग्लिश कंपलसरी, चारों विषयों का आपको कंप्लीट अध्ययन करवाया जाएगा। तो आइए चलते हैं अब उस पाठ की तरफ जिसमें ये पाठ हमें पढ़ना है, बादल राग। बहुत ही अच्छी कविता है, मेरे साथ बने रहें। देखिए, ये पाठ है यानी बादल राग, इसका पहला भाग ही आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं, और उस परिचय में देखिए, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक महामानव की उपाधि से विभूषित है। ये महामानव की उपाधि से मुक्त छंद के प्रणेता है, मुक्त छंद के प्रणेता भी है। इसके अलावा इनका जो जीवन है, जीवन से संबंधित बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी है। इनके द्वारा राम की शक्ति पूजा सबसे लंबी कविता है, बहुत अच्छी कविता है, उसको भी आप पढ़ें। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 इनका जन्म होता है महिसादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में, और पारिवारिक गांव इनका गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश था। यानी पारिवारिक गांव तो इनका कहां पे था? गढ़कोला, उत्तर प्रदेश। जबकि ये इनका जन्म है वो बंगाल के महिसादल, मेदिनीपुर में होता है। और इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, यानी इनकी प्रमुख रचनाएं जो कविता संग्रह, उनमें से जैसी अनामिका, परिमल गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुर मुत्ता, ये सब कविताएं हैं। इसके अलावा गद्य भी इन्होंने लिखा था, चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर बकरीहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, और 8 खंडों में निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित है। और इन्होंने समन्वय और मतवाला पत्रिकाओं का संपादन किया था। कौन किसी, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन पत्रिकाओं का संपादन किया, तो वो पत्रिकाएं हैं आपके समन्वय और मतवाला। कौन सी है? समन्वय और मतवाला। 1961 में इनका
निधन हो गया था। ये तो इनका परिचय है। परिचय का आपको पता है 5 अंकों का प्रश्न आएगा। परिचय का कितने अंकों का आएगा? 5 अंकों का प्रश्न आएगा, जो आपको अच्छी तरह से देखना है। अब जैसे ये पाठ का केंद्रीय भाव देखिए, निराला के काव्य की विशेषताएं देखिए, या इस कविता की विशेषता देख लीजिए कि निराला जो काव्य जो लिखता है वो किस प्रकार के काव्य लिखता है। नई कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि है जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं, तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी है। उनका ये विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा, इन सभी के द्वंद्व को कुछ तरह समेटे हुए हैं। मतलब इस तरह समेटे हुए हैं कि वे किसी सीमा में बंध नहीं पाता। इनके जीवन में संघर्ष था, क्रांति और निर्माण की बात थी, ओज और माधुर्य के ये माधुर्य गुण के पक्षधर भी हैं, आशा और निराशा भी इनके जीवन में रही है। तो ये संपूर्ण जो गुण है वो इनके जीवन में देखने को मिलते हैं। उनका ये निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व, कविता और जीवन में फांक नहीं रखता है। वे आपस में घुले मिले हैं, जैसे उल्लास है, शोक है, राग है, विराग है, उत्थान पतन है, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज है उनकी कविता। उनकी कविता की विशेषताएं आपको पूछी जा सकती है। वे मुक्त छंद की बात करते हैं, तो केवल छंद और रूढ़ियों के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। यानी जो काव्य की जो सीमाएं है, अर्थात जिन सीमाओं में बंद करके काव्य बहा करता था, उस सीमा को तोड़ करके और एक नए काव्य की रचना करने वाले थे, जिसमें विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग और रूप है। एक तरफ तत्सम समासिक पदावली, ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है। ये 2 कविताएं हैं, एक तो तुलसीदास भी लिखी हुई है, राम की शक्ति पूजा लिखी हुई है, बहुत लंबी, ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त है, समासिक पदावली से युक्त है, एक कठिन छंदों में लिखी हुई है। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी काव्य हैं जो कि देशी शब्दों को लिए हुए हैं, जिसमें जैसे कुकुरमुत्ता है, रानी और कहानी है, महंगू महंगा रहा, ये जो कविताएं हैं वो देशी शब्दों से, यानी स्थानीय शब्दों के माध्यम से या स्थानीय शब्दों की एक माला के रूप में प्रस्तुत है। निराला की जो शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल जो होता है उसमें सृजन भी होता है, ध्वंस भी होता है। यानी वो क्या करता है, जैसे मान लो बादल में सृजन, यानी जब बादल बरसता है तो छोटे छोटे पौधे पृथ्वी से उगते हैं, पृथ्वी पर एक नया सृजन होता है। ध्वंस क्या होता है, पृथ्वी की जो यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो उदासीपन है, यानी पृथ्वी पर हरियाली छाना, एक तरह से नया सृजन होना और पहले की व्यवस्था को ध्वंस कर देना। बादल उन्हें बहुत प्रिय है, बादल को वो क्रांतिकारी मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण था, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का अग्रदूत है। यानी बादल को वो एक क्रांतिकारी के रूप में मानते हैं और बादल के माध्यम से ही वो हमें इस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। देखिए इसका केंद्रीय भाव देखिए, बादल राग कविता का ये केंद्रीय भाव आपको याद होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के प्रश्न आपको याद करने हैं और आप केंद्रीय भाव यदि किसी कविता का याद कर लेते हैं तो यूं मानो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। पहली बात तो कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? अनामिका से ली गई है। दूसरी बात है यहां उसका 6ठा खंड लिया गया है। 6 खंड है, उसमें से 6ठा खंड है, जो कि लघु मानव आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहां बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है। जैसे एक आम मानव है, आम जन है, आम जन की पीड़ा को इन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है। क्यों? क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। क्रांति का जो आवाज होती है, रव यानी आवाज, विप्लव यानी क्रांति, क्रांति की जो आवाज होती है उससे छोटे छोटे लोग ही शोभा पाते हैं, यानी उन्हें ही सबसे फायदा होता है। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। किसान और मजदूर जब बादल को देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। क्रांति क्यों होती है? क्रांति वही लोग करते हैं जिनको आवश्यकता होती है, और जो किसी अधिकारों से वंचित होते हैं, तो क्रांति हमेशा क्या करती है, जो वंचित रहे हैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है।
बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर एक भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। देखिए यहां पर इस कविता का पूरा सारांश आ गया है। क्या? यानी जीवन निर्माण, जीवन निर्माण के नए राग का सूचक। जीवन निर्माण अर्थ है कि जैसे बादल बरसता है तो नए नए पौधे उगते हैं, पृथ्वी का नया जीवन बनता है, पृथ्वी सजती संवरती है। उसी प्रकार बादल के बरसने से पहले की व्यवस्था का नष्ट होना, यानी पहले की व्यवस्था जो होती है ध्वंस हो जाती है, उस पर पृथ्वी का काया पलट हो जाता है। इसी प्रकार क्रांति जो होती है उससे क्या होता है कि पहले की व्यवस्था समाप्त हो जाती है और वर्तमान जो व्यवस्था है वो शुरू हो जाती है। आगे देखिए कि अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र में ही रह गए हैं। अकाल की चिंता से, यानी चारों ओर जब अकाल पड़ जाता है तो किसान बेचारा क्या करे। किसान के पास कुछ भी नहीं बचता है और किसान मेहनत करते करते उसके पास सिर्फ और सिर्फ हाड़ रह गया है। पूरी धरती का हृदय दग्ध है, संपूर्ण धरती जो है वो इस अकाल से व्याकुल है। ऐसे में बादल का प्रकट होना, प्रकृति और जगत में परिवर्तन परिघटित करना, धरती के भीतर सोए अंकुर को नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यानी जैसे इस प्रकार का जब समय होता है तो इस प्रकार के समय में वहां पर बादल का प्रकट होना जरूरी होता है, जिससे प्रकृति का परिवर्तन हो जाता है। प्रकृति के परिवर्तन से एक तरह से वो एक तरह की क्रांति होती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी, समाज में भी इस प्रकार के जो आताताई शक्तियां होती है वो यदि किसी प्रकार से शासन व्यवस्था पर कुंडली मार करके बैठ जाते हैं तो उन्हें हटाने के लिए क्रांति आवश्यक होती है। जब जनहित में कोई काम सरकार नहीं करती है, जनहित में जब अपना जो राज्य काम नहीं करता है, तो उस राज्य व्यवस्था को हटाना इस कविता का मुख्य श्रेय है। और उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे होंगे। यानी कहने का अर्थ है कि यदि हम क्रांति करना चाहेंगे तो क्रांति किसके माध्यम से होगी? क्रांति होगी तो हम जो वंचित है वही व्यक्ति क्रांति करेंगे, अन्य कोई व्यक्ति क्रांति के लिए आगे नहीं आएगा। अब देखते हैं इसमें आपके कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल छोटा सा पाठ है, आगे हम कल व्याख्या पढ़ेंगे, इसका दूसरा भाग होगा तो उसमें हम व्याख्या पढ़ेंगे और व्याख्या के अलावा उस कविता में क्या क्या विशेष है वो भी पढ़ेंगे। तो देखिए इस पाठ के जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? 1899 में हुआ था। कहाँ हुआ था? महिसादल। और इनका पैतृक गांव यानी उनका जो पारिवारिक जो गांव था वो कौन सा था? गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। निराला द्वारा लिखी गई कोई दो रचनाएं लिखिए। एक तो आप लिख दो राम की शक्ति पूजा, एक तो राम की शक्ति पूजा लिख दो, एक तुलसीदास लिख दो, एक तुलसीदास, बिल्लेश्वर बकरीहा, नए पत्ते, अणिमा, यानी इस प्रकार की बहुत सारी इनकी कविताएं लिखी हुई है। निराला के काव्य की क्या विशेषताएं हैं? देखिए निराला के काव्य की विशेषताएं अभी अपन ने पढ़ी है, उसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक कबीर की परंपरा से जुड़ते, दूसरे समकालीन कवियों की प्रेरणा से। इनका विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद को इस तरह समेटे हुए हैं कि वह किसी सीमा में नहीं बंध पाता। ठीक है, यहां तक आप लिख सकते हैं। वे मुक्त छंद के प्रणेता है और मुक्त छंद में ही नहीं लिखते, इसके अलावा छंद की रूढ़ियों के बंधन को भी तोड़ते हैं। और वे युग की सीमाओं को, यानी काव्य विषय और जो युग की सीमाएं हैं उसको अतिक्रमित भी करते हैं। निराला जी ने किस छंद में रचना की है? तो वो आप लिखेंगे मुक्त छंद में। कौन से छंद में की है? मुक्त छंद में। बादल राग कविता का केंद्रीय भाव बताइए। केंद्रीय भाव अपन ने अभी पढ़ा था। देखिए यहां देखिए, बादल राग कविता अनामिका के 6 खंडों में प्रकाशित है। यहां उसका 6ठा खंड लिया गया है। लघु मानव आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि विप्लव रव से जो वंचित होते हैं वही शोभा प्राप्त करते हैं। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को पुकार रही है और नव निर्माण के राग के लिए पुकार रही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी इस बादल राग कविता में एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। ये इसका केंद्रीय भाव है कविता का। बादल राग कविता किस काव्य खंड से ली गई है? और वह है अनामिका। कौन सा है? अनामिका काव्य खंड से लिया गया है। तो देखते हैं अब आपने क्या क्या पढ़ा। अब हम थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं इसका। मैं समझता हूं कि ये पाठ जब आपने देखा होगा तो इस पाठ में हमें क्या क्या
देखने को मिला। इस पाठ का संपूर्ण सारांश मैंने आपको बता दिया है। और अब जहां कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप निश्चित रूप से मेरे पास लिखें। आपको क्या समझ में नहीं आया, कहाँ समझ में नहीं आया, तो निश्चित रूप से मुझे लिखिए 9610208295। कौन से नंबर है? 9610208295। इन नंबरों पर आप लिख करके मुझे बताएं कि हाँ मेरे यह समझ में आया है और यहाँ समझ में नहीं आया तो हम वापस दोबारा आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो तक के लिए आज बस इतना ही।